हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 10 देखने वाले हैं। ये पार्ट 2 है चैप्टर 10 का। इससे पहले हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 देख लिया है, ऑलरेडी कवर कर लिया है। पार्ट 2 में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे चैप्टर में। तो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 10, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। तो हमने पार्ट 1 में काफ़ी कुछ कवर किया था और इस पार्ट में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से शुरू करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि आपने देखा होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाते हैं तो वो गर्म पड़ जाता है। तो आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में ना हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। इसके लिए 2 एक्टिविटीज़ हैं, उनसे आपको समझ आएगा। आपको एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक बल्ब लेना है, एक स्विच लेना है और कुछ वायर्स लेने हैं। तो ये सारे आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हो गए जिनसे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा। तो फिगर 10.9 में जैसा आपको शो करवा रखा है, ऐसा आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन ओनली यूजिंग ओनली वन सेल, और इस एक्टिविटी को सिर्फ एक सेल का यूज़ करके बनाना है। ठीक है। कीप द स्विच इन द ऑफ पोजिशन, तो आपको ऑफ पोजिशन में रखना है अपने सर्किट को, स्विच को ऑफ करके रखना है। तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो अब आप बल्ब को टच करोगे, क्योंकि अभी स्विच ऑफ है तो आप बल्ब को टच करना, बल्ब ठंडा होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन पोजीशन में कर देंगे। ठीक है, मूव करेंगे, ऑन पोजीशन में कर देंगे। अब बल्ब जो है ग्लो हो जाएगा, जल जाएगा। तो 1 मिनट के लिए उसे जले रहने दो। 1-2 मिनट बाद आप देखो उसे टच करके बल्ब को, तो आपको कुछ डिफरेंस फील होगा। क्या डिफरेंस फील होगा? कि वो गर्म हो जाएगा। आफ्टर मूविंग टू स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन, टच द बल्ब अगेन। उसके बाद बल्ब को ऑफ पोजीशन पे रखो 1-2 मिनट के लिए, और ऑफ होने के बाद आप उसको टच करोगे तो वो दोबारा से ठंडा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट में ना हीटिंग इफेक्ट होता है। जब वायर में जाता है इलेक्ट्रिक करंट तो वायर भी गर्म पड़ जाता है। इसे अब एक्टिविटी 10.3 में यही चीज़ बताई गई है। आपको एक सर्किट बनाना है। फिगर 10.10 में आपको शो करवा रखा है, इस तरीके से आपको एक सर्किट बनाना है। तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ले लो नाइक्रोम वायर का। नाइक्रोम वायर को 2 कील के बीच में, यानी 2 नेल्स के बीच में इस तरीके से लगा देना है आपको। नाइक्रोम वायर ईजिली एक इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप कोई भी कॉइल जो होती है ना, डिस्कार्डेड कॉइल यूज़ कर सकते हो इलेक्ट्रिक हीटर की, नहीं तो आप नाइक्रोम वायर यूज़ करना। फिर आप वायर को टच करो, स्विच ऑन करो, इलेक्ट्रिक जो सर्किट बना रखे हैं ना उसमें स्विच ऑन कर दो बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजीशन। तो करंट अब फ्लो होने लगेगा। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टच द वायर, जब ये करंट फ्लो हो रहा होगा तो इस वायर को जो आपने लगाया है इसको टच करना। स्विच ऑफ द करंट, अब करंट आपको जो है स्विच ऑफ कर देना है स्विच को। ठीक है, ऑफ पोजीशन में कर देना है। अब वायर को दोबारा टच करो कुछ मिनट बाद। तो वायर जब ऑन था, जब फ्लो हो रहा था आपका करंट, तब तो वायर क्या है, गर्म पड़ गया। और जब हमने ऑफ़ किया स्विच और उसके कुछ मिनट बाद टच किया इस वायर को, तो क्या हो गया, वायर ठंडा हो गया दोबारा से। ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ टच करना है, उसे होल्ड नहीं करना, यानी पकड़ के नहीं रखना, सिर्फ छूना है एक बार, पकड़ के बिल्कुल नहीं रखना है। डू नॉट कीप द स्विच इन द ऑन पोजिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अदरवाइज द सेल में बिकम वीक वेरी क्विकली। और काफ़ी लंबे समय तक स्विच को ऑन पोजीशन में मत रखना, क्योंकि जो सेल है वो जल्दी वीक हो जाते हैं ऐसे। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, अब जो वायर है वो गर्म पड़ जाता है जब करंट उसके अंदर से पास करता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है किसी भी चीज़ से तो वो चीज़ गर्म पड़ जाती है। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अपीयरेंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड? तो ये जो आयरन होता है, जैसे आप वो करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो भी गर्म पड़ जाता है। और बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जैसे कि हीटर जो होते हैं, आपने रूम हीटर हो गया, और जो इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ होता है कुकिंग के लिए वो भी। तो ऐसे अप्लायंसेस हैं जो क्या हो जाते हैं, हीटिंग इफेक्ट जिनमें होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जो गर्म पड़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर, वही चीज़ कही गई है, इलेक्ट्रिक हीटर जो कुकिंग के लिए यूज़ होता है। ये सारे, इन सब के अंदर क्या होता है ना, एक कॉइल होती है, कॉइल ऑफ वायर। कॉइल ऑफ वायर यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ये जो है ना, यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं, इस तरीके का कॉइल होता है। तो इस तरीके के वायर्स होते हैं, जैसे आप इस पिक्चर पे देख पा रहे होंगे। तो ये कॉइल ऑफ वायर रहते हैं किनके अंदर, हीटर वगैरह के अंदर। तो ये जो कॉइल होता है, कॉइल ऑफ वायर, इसी को हम एलिमेंट कहते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब ये इन चीज़ों को, जैसे हीटर्स वगैरह हो गए, इनको आप स्विच ऑन करते हो, तो जब आप इनको स्विच ऑन करते हो इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद, तो ये रेड हॉट हो जाते हैं, यानी लाल से हो जाते हैं और बहुत गर्म हो जाते हैं।
एंड गिव आउट हीट, और तब ये हीट देना शुरू करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। तो देखो जैसे हीटर होता है तो वो हीट देता है, तो इनके अंदर ना कॉइल होता है, कॉइल ऑफ वायर होता है, ठीक है। और वो जब आप इनको ऑन करोगे, इनका स्विच, और इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करोगे, तो इनका जो एलिमेंट है उसी कॉइल ऑफ वायर को एलिमेंट कहते हैं। इनका जो एलिमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म पड़ जाता है और फिर ये हीट देना शुरू करते हैं हीटर्स। तो हीट कितनी निकलेगी ये किस पे डिपेंड करता है, ये वायर पे डिपेंड करता है कि उसका मटेरियल कैसा है, उसकी लेंथ कैसी है और थिकनेस कैसी है। याद रखना आप कि कितनी हीट निकलेगी वो वायर पे डिपेंड करता है कि उसका मटेरियल कैसा है, उसकी लंबाई कितनी है और उसकी वो कितना मोटा है, उसकी थिकनेस कितनी है। Thus for different requirements the wire of different materials and different lengths and thicknesses are used। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो वायर है ना वो अलग मटेरियल के, डिफरेंट लेंथ के और थिकनेसेस के यूज़ किए जाते हैं। एक थिकनेस, एक लेंथ, एक मटेरियल के यूज़ नहीं किए जाते, क्योंकि हमें ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे ना, जितना हमें अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करवानी है उस हिसाब से हम मटेरियल, लेंथ और थिकनेस देखेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर यूज़ किए जाते हैं वो इतनी जल्दी गर्म नहीं पड़ते। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कुछ इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस के, जैसे कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं उनके अंदर क्या है, वायर ऐसे यूज़ किए जाते हैं, उनके अंदर एलिमेंट ऐसा यूज़ किया जाता है कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। और जो फिलामेंट होता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब का, फिलामेंट मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, ये होता है बल्ब के अंदर फिलामेंट उसका। तो फिलामेंट इतना ज़्यादा हीट हो जाता है, इतने हाई टेम्परेचर पे हीट होता है कि वो जलना शुरू कर देता है और इसी वजह से हमारा बल्ब ग्लो होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। अब ये देखो, ये वाली चीज़ हमने आयरन वाली, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ बोला गया है भूजा कुड नॉट सी एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। जो इस्त्री होती है जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं उसे हम आयरन कहते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक आयरन में कोई भी हमें एलिमेंट तो दिखाई देता नहीं है, भूजो कहता है। तो पहले उसे बता दी है कि ऐसे जो इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस होते हैं जैसे कि इमर्शन हीटर्स हो गए, हॉट प्लेट्स हो गई, आयरन्स हो गए, गैसर्स हो गए, इलेक्ट्रिक केटल्स हो गए, हेयर ड्रायर्स हो गए, इनमें बाहर से तो एलिमेंट नहीं दिखता हमें, इनके अंदर एलिमेंट होता है। जैसे आपको आयरन के अंदर का दिखा रखा है ये पूरा पार्ट, ये जो है इसके अंदर ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये है एलिमेंट यानी कॉइल ऑफ वायर्स। तो आप बता सकते हैं कि आपने कभी किसी में एलिमेंट देखा है, किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ में, इलेक्ट्रिक एप्लायंस में। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ दिखा रखी है, ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कैसे फिलामेंट ग्लो कर रहा है। Incandescent electric bulbs are often used for lighting but they also give heat। तो incandescent electric bulbs जो होती हैं वो लाइटिंग के लिए यूज़ करी जाती हैं, यानी बल्ब्स किसके लिए यूज़ होती हैं, जिससे उनसे लाइट आए, है ना। लेकिन ये जो बल्ब्स हैं वो हीट भी प्रोड्यूस करती हैं, हीट भी देती हैं। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ये बल्ब्स, वो कंज्यूम होती है एक तो हमारी लाइट के लिए और हीट भी प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल एट इज रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो हमें हीट की तो ज़रूरत होती नहीं है। अगर हम स्पेशली समर सीज़न में बात करें तो समर सीज़न में किसको हीट चाहिए होती है, किसको गर्मी चाहिए होती है। लेकिन जो इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स होती हैं ये लाइट रोशनी देने के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस करती हैं, तो हीट की तो वेस्टेज हो जाती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली उसकी वेस्टेज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो ये ले रहा होता है बल्ब उसमें वो हीट निकालने में भी इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करता है और हमें लाइट भी प्रोवाइड करता है, लाइटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी हीट देने के लिए भी यूज़ कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का तो वेस्टेज ही हो रहा है, क्योंकि हीट तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ लाइट से मतलब है। द फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स एंड कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स CFLs जिनको बोला जाता है वो बेटर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट लाइटिंग सोर्सेज होती हैं। तो जो CFLs हो गई, LED लाइट हो गई, LED बल्ब हो गए, ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या हैं, ये बेटर रहती हैं बिकॉज ये हीट प्रोड्यूस नहीं करती, ये इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बचाती हैं। तो इसी वजह से हमें ये यूज़ करनी चाहिए। For producing a given intensity of light, LED bulbs consume less electricity as compared to incandescent bulbs और fluorescent tubes और CFLs, ठीक है। तो CFLs वगैरह के मुकाबले जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, अच्छा मैं आपको दोबारा बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए जो अब इसमें बोला गया है LED का यूज़ आजकल ज़्यादा हो रहा है।
क्योंकि ये लाइट ज़्यादा देती हैं, हीट नहीं देती, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इंकेंडिसेंट बल्ब्स जो होती हैं और जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स या CFLs होती हैं, इनके मुकाबले LED ज़्यादा बेटर रहती हैं। इसलिए LED बल्ब्स आर मच इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट एंड देयरफॉर बीइंग प्रेफर्ड। इन्हीं को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट होती हैं। इट इज़ एडवाइज टू यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड गैजेट्स विच आर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट, जो इलेक्ट्रिसिटी बचाएं, उनका यूज़ करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स न्यू दिल्ली असाइंस अ स्टैंडर्ड मार्क ऑन प्रोडक्ट्स कॉल्ड ISI मार्क। ये वाला जो मार्क यहाँ दिखा रखा है ना, ये मार्क आपने देखा भी होगा काफ़ी प्रोडक्ट्स पर। तो ये जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो न्यू दिल्ली में है, उसने एक स्टैंडर्ड मार्क असाइन किया है प्रोडक्ट्स पर, जिसको ISI मार्क बोलती हैं, ISI मार्क, ठीक है। ये जो है एश्योरिटी के लिए होता है कि हाँ भाई जो प्रोडक्ट है उसकी स्पेसिफिकेशन एकदम सही है और वो सजेस्ट कर रहा है। मतलब ISI मार्क के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उन्हें यूज़ करना सजेस्ट किया जाता है कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है, आपको यूज़ करना चाहिए। तो ISI मार्क वाले प्रोडक्ट ही हमें यूज़ करने चाहिए। और जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं और CFLs होती हैं, वो मरकरी वेपर उनमें रहता है। तो वो मरकरी वेपर हमारे नेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब माना जाता है। इसलिए जो डैमेज फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, CFLs होती हैं ना, उन्हें डिस्पोज करना ज़रूरी रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। तो यही बात कही गई थी। और अभी हम आगे पढ़ते हैं क्या है ये वाली चीज़, इसे हम फ्यूज़ कहते हैं और मोस्टली बिल्डिंग्स में लगी होती हैं। इफ़ अ लार्ज करंट पासेस थ्रू अ वायर, द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट में इवन मेल्ट एंड ब्रेक। बट इज़ इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? लेट अस चेक इट आउट। तो क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट पास हो गया किसी वायर से, तो वायर तो बहुत ही ज़्यादा गर्म पड़ जाएगा, क्योंकि अभी हमने हीटिंग इफेक्ट देखा करंट का। अगर करंट इतनी ज़्यादा आ गया, अचानक से बहुत ज़्यादा आ गया, तो वायर तो इतना गर्म हो जाएगा कि बेचारा मेल्ट होकर टूट भी सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है किसी वायर के लिए कि वो मेल्ट हो जाए और टूट जाए? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे इस चीज़ को। तो आपको सर्किट बनाना है, जो हमने एक्टिविटी में यूज़ किया था 10.3 एक्टिविटी में। अभी इस फ्यूज़ के बारे में ना हम इसी एक्टिविटी से समझेंगे। तो हमने एक्टिविटी 10.3 को दोबारा करना है। हाउएवर रिप्लेस द सेल विद द बैटरी ऑफ 4 सेल्स। मतलब बेसिकली आपको एक सर्किट ही बनाना है। सर्किट में आप क्या करेंगे, जैसे पिछली एक्टिविटी में सर्किट बनाया था ना, वैसे ही सर्किट बनाओ। उसमें बस आपको एक सेल ना लेके एक पूरी बैटरी लेनी है, और बैटरी में 4 सेल्स होने चाहिए। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द नाइक्रोम वायर, अब हमने पिछली एक्टिविटी में नाइक्रोम वायर लिया था, तो अब उसकी जगह आपको एक स्टील वुल का थिन स्ट्रैंड बांध लेना है। स्टील वुल जो है कॉमनली यूज़ होती है बर्तन साफ़ करने के लिए, और ये ग्रोसरी शॉप्स पे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो आप स्टील वुल लेंगे, बेसिकली एक ऐसा थिन सा आपको लेना है स्टील वुल। ओके, इफ़ देयर आर एनी फैंस इन द रूम, अगर कमरे में कोई भी पंखे वगैरह हों तो उनको आप बंद कर दो। अब जो है करंट को ऑन करो, मतलब कि आप स्विच ऑन करो, करंट को पास होने दो सर्किट के थ्रू। ऑब्जर्व द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वुल केयरफुली। अब जो स्टील वुल लिया है ना आपने, उसका जो पतला सा आपने धागा टाइप का लिया है, उसको केयरफुली आपको देखना है। अब देखना है क्या होगा, क्या जो वायर जो आपने स्टील वुल लिया है वो टूट जाएगा? क्योंकि देखो, ये जो वायर्स होते हैं ना, कुछ वायर्स जो हैं स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं, जो कि बहुत जल्दी क्विकली ब्रेक हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है उनसे। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट एक साथ आ जाएगा, तो ये ऐसे वायर्स होते हैं जो स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अगर बहुत सारा करंट आया तभी वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो These wire are used for making electrical fuses। ये इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस बनाने में ये वायर्स यूज़ आते हैं। फ्यूजेस बेसिकली क्या होते हैं, फ्यूजेस इसलिए लगाए जाते हैं घरों में, क्योंकि क्या होता है, बिल्डिंग्स वगैरह में लगाए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ गया तो बहुत ज़्यादा मात्रा में तो हमारी कोई भी जो इलेक्ट्रिक एप्लायंस है वो फूंक सकती है ना। तो इसी वजह से फ्यूजेस बनाए जाते हैं। ये ऐसे गिर जाते हैं जब बहुत ज़्यादा अचानक से करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो ये गिर जाते हैं। तो ये ऐसे वायर से बनाए जाते हैं जिनका मटेरियल कुछ इस तरीके का होता है कि बहुत सारा अगर इलेक्ट्रिक करंट आए तो वो टूट जाए, इसलिए ये डाउन हो जाते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, और ये सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में लगाए जाते हैं। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। और कुछ मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की, जो कि एक सर्किट से सेफली फ्लो हो सकता है। अगर उस लिमिट से पार करंट आ गया तो ये फ्यूजेस पे आ जाता है। फिर फ्यूजेस आपके क्या हो जाते हैं, द वायर्स
में बिकम ओवर हीटेड एंड में कॉज फायर। अब बहुत ज़्यादा करंट आ गया तो आग भी लग सकती है, क्योंकि वायर्स हीट हो जाएंगे। क्या होगा अगर फ्यूज़ नहीं है तो बहुत ज़्यादा अगर करंट आ गया तो वायर्स हो जाएंगे हीट, और हीट होने के बाद आपके घर की जितनी भी जैसे आयरन हो गया वगैरह जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनमें वायर हीट हो जाएंगे और फिर वो फूक जाएंगे और फिर आग लगने का भी खतरा है। तो इसलिए फ्यूज़ेस यूज़ में आते हैं जिससे ज़्यादा आए, कोई करंट ज़्यादा फ्लो हो तो ये बचा सकें। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट को कट कर सकें, काट देते हैं, ये सर्किट को काट देते हैं बेसिकली। तो इफ़ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड्स दिस सेफ लिमिट द वायर्स में बिकम ओवर हीटेड एंड मे कॉज फायर। इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज़ इज़ देयर इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। सर्किट को ब्रेक कर देते हैं अगर फ्यूज़ लगा हुआ है तो। सर्किट में अगर फ्यूज़ है तो फिर ज़्यादा खतरा नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादा जब आएगा आपका करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो ये क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे सर्किट को। अ फ्यूज़ इज़ दस अ सेफ्टी डिवाइस, एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस का काम करता है फ्यूज़। प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स, आग वगैरह लगने से भी खतरे जो होते हैं उनसे बचाता है ये। नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कनेक्टेड टू मेन सर्किट ऑन योर ओन। यू मे हाउएवर विजिट एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप एंड कंपेयर द बर्नट आउट फ्यूजेस विद द न्यू वंस। तो आप ऐसे नहीं कि आप फ्यूज़ को जाकर के हाथ लगाना शुरू कर दो, देखना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और one reason for excessive currents in electrical circuits is the direct touching of wires. This may happen if the insulation on the wires has become off due to wear and tear. This may cause a short circuit. Another reason for excessive current can be the connection of many devices to a single socket. This may cause overload in the circuit. You might have read reports in newspapers about fires caused by short circuits and overload. तो short circuits और overload की वजह से जो है क्या हो जाता है, एक्सेसिव करंट आने लग जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। तो यही है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आ जाते हैं, बस ये यहाँ बताया गया है कि आपको सेफ्टी के साथ सब रहना चाहिए और इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ को डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए और वायर्स को भी। ठीक है, आगे आता है These days miniature circuit breakers MCBs are increasingly being used in place of fuses। अब fuses की जगह जो है MCB, आपने नाम सुना होगा, MCBs का यूज़ होने लगा है। These are switches which automatically turn off when current in a circuit exceeds the safe limit. You turn them on and the circuit is once again complete. Look for ISI mark on MCBs also। तो आजकल तो miniature circuit breakers जिनकी शॉर्ट फॉर्म है MCBs बोला जाता है ना, MCB गिर गई, तो बेसिकली MCBs क्या होती हैं, ये यूज़ होने लगी हैं आजकल फ्यूज़ की जगह, क्योंकि ये इस टाइप के स्विचेस होते हैं। अगर आपने देखे हो तो ये इस टाइप के स्विचेस होते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा करंट आ गया सर्किट में, जो कि एक लिमिट होती है, अभी मैंने बताया ना एक लिमिट होती है जिसमें आपका सर्किट में करंट पास हो सकता है, उस लिमिट से ओवरफ्लो हो गया तो क्या है, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं और सर्किट को कट कर देते हैं, मतलब बेसिकली गिर जाते हैं। तो अगर आप फिर इनको दोबारा उठा देंगे, इनके स्विच को उठा देंगे तो वापस से सर्किट इज़ वंस अगेन कंप्लीट, वापस से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ब्रेक कर देते हैं, स्विच डाउन हो जाता है इनका जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, लेकिन अगर आप इनके स्विच को दोबारा से उठा देंगे तो सर्किट दोबारा से कंप्लीट हो जाएगा। MCB खरीदते वक्त भी उसमें ISI मार्क देखना चाहिए। ISI मार्क अभी मैंने आपको बताया, जो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स जो न्यू दिल्ली में है उसने असाइन किया है। अब यहाँ पर आपको एक और बात बोल रखी है कि आपको प्रॉपर फ्यूज़ेस यूज़ करने चाहिए जिनमें ISI मार्क हो। कभी भी कोई भी ऐसा वायर या कोई भी स्ट्रिप ऑफ मेटल फ्यूज़ की जगह यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रॉपर फ्यूज़ेस अच्छे वाले यूज़ करने चाहिए। फ्यूज़ेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग तरीके के फ्यूज़ेस का यूज़ होता है अलग अलग कामों के लिए। फिगर 10.14 शोज़ फ्यूज़ेस यूज्ड इन अवर हाउसेज। फ्यूज़ेस शोन इन फिगर 10.15 आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज। तो 10.14 फिगर जो दिया गया है, आई गेस पीछे था ना 10.14 फिगर, यस, ये वाला जो फिगर है वो हमारे घर में जनरली यूज़ होता है हमारी बिल्डिंग्स वगैरह में। और ये वाला जो फ्यूज़ दिखा रखा है ना, तो ये इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में यूज़ होता है। तो अलग अलग पर्पज़ के लिए डिफरेंट फ्यूजेस यूज़ होते हैं। वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ वी यूज़ इट टू अवर एडवांटेज। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव एनी अदर इफेक्ट्स ऑल्सो। हमने तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया, फ्यूजेस के बारे में पढ़ लिया। अब क्या इलेक्ट्रिक करंट के कोई और भी इफेक्ट होते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको एक कार्डबोर्ड का ट्रे लेना है, एक मैच बॉक्स के अंदर से, जो ख़राब सा मैच बॉक्स हो उसके अंदर से आप कार्डबोर्ड का ट्रे निकाल लो। रैप एंड वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। अब कार्डबोर्ड का जो ट्रे लिया है उसके, देखो ये होता है मैच बॉक्स का ट्रे, देख रहे हो ये वाला,
तो ये बेसिकली आपको ले लेना है और इसके आसपास आपको इस तरीके से वायर को लपेट लेना है। प्लेस अ फ्यू स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट, और उसके अंदर आपको छोटी सी कंपास की निडल रख देनी है, जैसे यहाँ पर रखी हुई है ना, तो कंपास की निडल रख दो। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 10.17। अब इस वायर के जो एंड्स हैं ना, उनको आपको एक इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट कर देना है स्विच के थ्रू। जिसे देखो ये हो रहा है ना, यहाँ पर ये आपका सेल है और ये स्विच है, तो इस तरीके से कनेक्ट कर दो। यहाँ से आप ये जो वायर आपने लिया ना, उसे ऐसे कनेक्ट कर दो। ये आपका सेल वगैरह और ये स्विचेस वगैरह हैं और ये आपका बल्ब है, इस तरीके से आपको कनेक्ट कर देना है। तो ये भी एक सर्किट बन गया। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास निडल इज़ पॉइंटिंग। अब आपको देख लेना है कि ये जो कंपास की निडल आपने रखी है ना मैच बॉक्स के अंदर, वो किस दिशा में पॉइंट कर रही है, किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल। अब जो बार मैग्नेट होती है उसे आप कंपास निडल के पास लाओगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स नाउ व्हाइल वॉचिंग द कंपास निडल केयरफुली। मूव द स्विच टू द ऑन पोजिशन। Move the switch to the on position. What do you observe? Does the compass needle deflect? Move the switch back to the off position. Does the compass needle come back to its initial position? Repeat the experiments a few times. What does this experiment indicate? तो देखो क्या होगा इसमें, आप जो है क्या करोगे, एक मैग्नेट को लाओगे इस के पास और स्विच को यहाँ से ऑन कर दोगे। ठीक है, सर्किट को कंप्लीट कर दोगे। इस मैग्नेट को लाया इस कंपास की निडल के पास और यहाँ से स्विच को ऑन कर दिया, तो आपको दिखेगा कि जो मैग्नेट की निडल है कंपास की, वो इधर मूव करने लग रही है, घूमने लग रही है। और जैसे ही आप मैग्नेट को दूर करोगे और इसको ऑफ कर दोगे स्विच को, तो वापस से ये जो निडल है कंपास की, वो उसी पोजीशन में आ जाएगी जिस पोजीशन में वो पहले थी। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, तो हम जानते हैं द निडल ऑफ अ कंपास इज़ अ टाइनी मैग्नेट। जो कंपास की निडल है ना, वो जो एक छोटी सी मैग्नेट है विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। और जब हम मैग्नेट को उसके पास लाते हैं तो निडल्स जो है डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। हमने ये भी देखा है कि कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज इन अ नियर बाय वायर। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन? व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो बेसिकली इस एक्टिविटी पे हुआ क्या है कि हमने यहाँ पर, इधर मैं पीछे से समझाती हूँ, यहाँ हमने कंपास रखा था। ठीक है, ये पूरा हमने सर्किट बना रखा था। अब इसमें बोला गया कि जब आप मैग्नेट को पास लाए ना इस निडल के, तो ये निडल घूमने लगी। घूमने का मतलब इन द सेंस कि जब आप मैग्नेट को लाओगे तो ये ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होने लगेगी, आगे पीछे ऐसे होने लगेगी। ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट होगा क्योंकि आप मैग्नेट को पास लाए हो। अब आप क्या करो, मैग्नेट को हटा दो। अब आप यहाँ इसको ऑन कर दो स्विच को, तो इससे भी क्या होगा, इससे भी ये निडल डिफ्लेक्ट होने लगेगी। ठीक है, यानी जैसे मैग्नेट को पास लाके निडल डिफ्लेक्ट हुई, वैसे ही इस करंट का फ्लो होने से, जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो होगा इस पूरे में, तब भी ये निडल डिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक ये जो वायर होते हैं, जब वायर्स में करंट फ्लो करता है तब वो एज अ मैग्नेट वर्क करता है, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इसका तो मतलब यही हो गया। तो ये चीज़ सबसे पहले साइंटिस्ट हांस क्रिश्चियन ओरेस्टर ने नोटिस की थी। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने नोटिस किया द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल एवरी टाइम द करंट वाज पास थ्रू द वायर। जब भी करंट वायर से पास होकर के जाता था तो कंपास की निडल जो है डिफ्लेक्ट होने लग जाती थी। तो जब भी जो करंट पास करता है ना वायर में से, तो वो वायर एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है, मैग्नेट जैसे चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं कि देखो, जब आप मैग्नेट को भी पास लाए तब भी वो निडल डिफ्लेक्ट करिए, मैग्नेट को हटा दिया, अब आपने सिर्फ वायर में स्विच ऑन कर दिया है, तो अब करंट पास होगा वायर के थ्रू, अभी भी देखो वो निडल डिफ्लेक्ट करिए। मतलब कि वायर जो है अब वो मैग्नेट का काम करने लगा क्योंकि वायर में से करंट फ्लो हो रहा है। दिस इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इनफैक्ट एक इलेक्ट्रिक करंट को हम मैग्नेट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको फाइंड करते हैं। चलो, वैसे तो बहुत सरप्राइजिंग बात लग रही होगी आपको कि कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट से, जो करंट होता है उससे हम कैसे मैग्नेट बना सकते हैं। चलो इस बात को जानते हैं। ये आपकी एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 10.4 इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इसको पढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है कि आपको करंट को ज़्यादा समय तक, कुछ सेकेंड तक ही ऑन रखना है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट वीकन्स द सेल्स क्विकली इफ़ लेफ्ट कनेक्टेड। तो वही चीज़ है जो पहले आई थी कि सेल वीक हो जाते हैं। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 10.6 है ये।
तो अब इस एक्टिविटी में ये है कि हमें 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस लेना है। एक आप वायर ले लो, ठीक है, 75 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उस पर प्लास्टिक की या फिर कपड़े की कवरिंग होनी चाहिए। और फिर आपको एक नेल ले लेना है आयरन का। आयरन नेल का मतलब है आयरन की कील ले लेनी है, 6 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो वायर लिया है उसे कील के ऊपर एज अ कॉइल ऐसे बांध देना है। कॉइल इस टाइप के होते हैं ना, तो इस तरीके से इस कील के ऊपर आप ऐसे कॉइल की तरह इस वायर को जो आपने लिया है जिसमें प्लास्टिक की कवरिंग है उसके कील के ऊपर ऐसे कॉइल की तरह बांध देंगे पूरा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब जो आपका वायर बचा उसके जो कोने बचे उनको जो है टर्मिनल्स उनको कनेक्ट कर देना है टू द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 10.19। तो देखो ये आपका स्विच हो गया, ये आपका सेल हो गया, तो ऐसे इसको कनेक्ट कर देना है, पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बना देना है जैसे इस फिगर में दिखा रखा है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद कुछ पिन्स जो है पिन्स लोगे और उसे यहाँ थोड़ा पास में रख देना, इस कील के नीचे रख देना, ठीक है। अब आपको करंट को फ्लो करने देना है, स्विच ऑन कर देना है। अब क्या होगा, जो पिन्स हैं वो नेल के टिप पर लग जाएंगी, यानी कि जो पिन्स आपने ऐसे रखी थी ना, अभी जो पास करेगा करंट तो इससे क्या होगा, ये एज अ मैग्नेट काम करेगा, ये जो कील है, ठीक है। अभी पास होगा पूरा करंट तो ये मैग्नेट बन जाएगा और फिर ये जो आपने पिन्स रखी थी वो इससे चिपक जाएंगी, एज अ मैग्नेट ही वर्क करेगा तो पिन्स जो है चिपक जाएंगी इस कील से, ठीक है। द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। क्योंकि ये जो कॉइल था, ये जो आपने वायर तो लपेटा था ना कील के ऊपर, अब इस वायर में भी करंट पास होगा और जब आपने पढ़ा है कि वायर क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो ये जो वायर लपेटा वो एज अ मैग्नेट काम करने लग जाएगा और इसी वजह से इस वायर से ये कील्स, ये जो आपने पिन्स रखी हैं वो चिपकने लग जाएंगी। और जब आप स्विच ऑफ कर दोगे तो ये जो कॉइल आपने लपेटा था ना इसके ऊपर, कॉइल जो है अपनी पूरी मैग्नेटिज्म, ये जो भी इसमें मैग्नेट वाली इफेक्ट आया था वो सब खत्म हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपने स्विच तो ऑफ कर दिया, ब्रेक कर दिया सर्किट को, ठीक है। सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और ऐसी कॉइल्स को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी और हैवी बनाई जाती हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स को भी अपने ऊपर झेल सकती हैं। तो आपने क्रेन के बारे में पढ़ा है क्लास 6 में, चैप्टर 10 में ना हमने एक ट्रेन के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो क्या होता है ना, वो क्रेन होता है तो क्रेन बहुत भारी चीज़ें उठा लेता है, तो क्रेन के एंड में ना क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाई जाती है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट से अब वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करी जाती है सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल को जंक में से, जैसे कूड़ा है तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी है तो वो अट्रैक्ट करेगी चीज़ों को, जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और कचरा जो है, कचरे में से मैग्नेटिक मटेरियल उस पर चिपक जाएंगे। तो ऐसे डॉक्टर्स भी छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, अगर आँखों में गलती से कोई भी मैग्नेट का मटेरियल चला गया है तो उसको निकालने के लिए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या है कि ऐसी कॉइल टाइप की होती है और वायर होता है ना, तो वायर में क्या है कि करंट पास होता है तो वहाँ से फिर वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लग जाते हैं। काफ़ी टॉयज़ के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब इलेक्ट्रिक बेल की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में बताया गया और यही लास्ट टॉपिक है, फिर आपका चैप्टर फिनिश। तो इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है, बेल होती है इस तरीके की, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें ऐसे 2 आयरन्स होते हैं, ठीक है। इसमें कॉइल वायर होता है, कॉइल ऑफ वायर होता है जो कि आयरन पीस पे लगाया जाता है। ये 2 आयरन पीस हैं, यहाँ पर आप इस फिगर में देखो, इनके ऊपर ये वायर को आपने लपेट दिया, ठीक है। एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्लोज ही ये जो है हथौड़ा सा टाइप का इसको बोला गया है, हैमर है ये, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्लोज ही रखा है। देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, जो आयरन स्ट्रिप है उनके पास में एक कॉन्टैक्ट स्क्रू है, ठीक है। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, जब ये आयरन की स्ट्रिप जो है स्क्रू की कॉन्टैक्ट में आती है तो करंट फ्लो होता है कॉइल में से, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। फिर क्या होता है, इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप, जो आयरन की स्ट्रिप है उसको वो पुल करती है। इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गोंग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। तो अब इसे और अच्छे से समझते हैं कि देखो यहाँ पर आपके 2 आयरन बार्स हैं, आयरन लगा रखे हैं, इनके ऊपर आपकी ये कॉइलिंग करी गई है, कॉइल हैं, यानी कि वायर्स लपेटे गए हैं और ये इस तरीके से कनेक्टेड हैं इन 2 सेल्स से। यहाँ 2 सेल्स हैं, ठीक है, और ये इस स्क्रू से कनेक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो जब हैमर है, जब ये हैमर इस स्क्रू से टच होता है, देखो यहाँ लिखा भी है, व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब ये आपका आयरन की ये जो है आपका हैमर है, ये जो आयरन की स्ट्रिप है, ये जब इस स्क्रू से टच हो जाएगी, ये आयरन की स्ट्रिप जब इस स्क्रू से टच हो जाएगी, जो स्क्रू आपको दिखा रखा है यहाँ पर, तो क्या होगा
कि पास होने लग जाएगा पूरा ये करंट, ठीक है, और कॉइल में भी पास होने लगेगा करंट, और हमने पढ़ा फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, है ना, करंट पास हो रहा है इसलिए, तो ये वायरस में करंट पास होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गए तो ये आकर्षित होगा, आकर्षित मतलब अट्रैक्ट होगा, ये जो आपका हैमर है ये इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी अपनी तरफ खींचेंगे इसको। तो जब ये खींचेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ पर ये घंटी बजने लगेगी, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ेगा तो टिन 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 साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इस बेल पे जाएगा, ठीक है, तो ये अब क्या होता है, बेल पे जाएगा और साउंड प्रोड्यूस होने लगेगी। लेकिन क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इस आयरन की स्ट्रिप को अपनी तरफ आकर्षित करती है ना, अट्रैक्ट करती है, तो क्या होता है, सर्किट भी टूट जाता है, क्योंकि स्क्रू से अब ये टच नहीं रहेगा तो सर्किट टूट जाएगा। सर्किट टूट गया, अब दोबारा से ये अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा और फिर नीचे की तरफ झुक जाएगा और इस स्क्रू से दोबारा से टच होने लग जाएगा। जब स्क्रू से टच होने लग गया तो दोबारा से ये करंट आ गया और फिर दोबारा से करंट आ गया, दोबारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गए और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गए और यहाँ पर ये बेल बजने लग गई। तो कुछ इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। और जब ये आपका ये चीज़ें बोली गई और इसी तरीके से ना क्या होता है, यहाँ बोला है कि ये प्रोसेस रिपीटिंग चलता रहता है और हैमर हर टाइम सर्किट कंप्लीट होता है, फिर टूटता है, कंप्लीट होता है, टूटता है। इसी तरीके से हमारी बेल जो है रिंग करती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम ने, लिटरली लाइक 2% या 1% ने ही सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए चैप्टर्स बनाती हूँ मैं, तो फिर आपको अगर समझ आते होंगे तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।